आजा माना राधे 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 गोविंदा। हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, रेट कांस्टेंट का यूनिट। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट जो आर हमने पढ़ा था है ना, या रेट लॉ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा था, कंसंट्रेशन, है ना। तो देखो ध्यान से, तो जिसको हम लोग डिफरेंशियल रेट भी लिखते हैं ना, डी बाई डी टी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कंसंट्रेशन। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ओके, अब देखो ध्यान से, ये हमें बताता क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट, यानी किसी एक पॉइंट पे, करने का मतलब किसी एक टाइम पे, जैसे घड़ी में 12:15 पे क्या रेट होगा ऑफ द रिएक्शन का। ओके, ये पता कैसे करते हैं हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ करके, स्लोप बना के, है ना, उसका एंगल पता करके। तो इंस्टेंटेनियस रेट को अगर जो हम लोग कन्वर्ट कर दे किस में, इंटीग्रेशन में, तो टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, है ना। और ये जो रेट कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन, ये हम इजीली आसानी से क्या कर सकते हैं, टाइम के साथ फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो डिफरेंशियल रेट काफ़ी डिफिकल्ट होगा ना, हर बार टेंजेंट ड्रॉ करना, हर बार क्या निकालना, स्लोप। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ अलग अलग के लिए। मेनली हमारे कोर्स में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ने का है, एनसीईआरटी के हिसाब से, यानी बोर्ड के बोल सकते हो, या नीट में जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे यहीं से आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट ना करते हुए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से है। ओके, तो देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन था वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज, ये याद रखना, ठीक है, ये कभी भी काम आ सकता है थ्योरेटिकल में, ऑलवेज क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, आई थिंक ये पता होगा, याद होगा सबको, हमने लास्ट क्लास में, इससे पहले वाले क्लासेस में देखा था। तो देखो यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, मोस्टली जो करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, यानी स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जनरली हम लोग क्या रखने वाले हैं, 1। ठीक है, यानी कोई ए से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये आगे हम लोग समझेंगे कि काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट, अगर जो दो रिएक्टेंट एक साथ आ जाएं तो उनका कैलकुलेट करना। जीरो ऑर्डर के लिए तो आसान होगा, फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट। तो रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और यहाँ पे जीरो ऑर्डर है तो पावर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी आर इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इंटू रिएक्टेंट टू द पावर जीरो। रिएक्टेंट टू द पावर जीरो का मतलब क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं है, बन हो गया वो वैल्यू, है ना। तो ऐसा हमने एक जगह और पढ़ा था ना, स्पेसिफिक रेट वाले में, जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाता था, 1। ओके, ध्यान रखना, दोनों अलग चीज़ें हैं। ओके, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, अगर जो हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें, मतलब तो क्या हो जाएगा, दीज रिएक्शन आर, ये लिखना सही नहीं होगा ना, दीज आर द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन does not depend on the concentration of reactant। जैसा कि हम लोग देख भी सकते हैं, R इक्वल्स टू क्या आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अगर जो हम लोग जानना चाहें एग्जांपल्स के लिए कौन से ऐसे रिएक्शंस होंगे, तो कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो हमेशा क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, जहाँ पे क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होता है, जैसे H2+Cl2, अगर जो H न्यू है ना, ये आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, H न्यू क्या है, लाइट की एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक है, तो फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट। दूसरा अगर जो हम लोग देखें, डिकम्पोजिशन ऑन मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे जो रिएक्शंस होते हैं जनरली डिकम्पोजिशन वाले, वो क्या होते हैं, हाँ, वो भी कैसे होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे अमोनिया का ब्रेकडाउन इनटू इट्स मॉलिक्यूल, है ना, N2 और H2 में, तो ये सारे रिएक्शन क्या होंगे, बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अमोनिया वाला कहाँ पे होता है, मोलिब्डेनम के सरफेस पे। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे रेट अगर जो यहाँ पे लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, सभी के पावर, कंसंट्रेशन का पावर क्या हो जाएगा, जीरो, रिएक्टेंट जो भी है सभी का पावर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी R इक्वल्स टू K बन जाएगा। और अगर जो फोटोकेमिकल का रिएक्शन देखें हम लोग, तो पढ़ोगे कहाँ पे, ये चीज़ें ऑर्गेनिक में, है ना, जहाँ पे क्या करते हैं, क्लोरीनेशन बोल सकते हो या हेलोजिनेशन बोलते हैं ना, लाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं। तो क्या होता है, सारे हाइड्रोजन पे क्या जाते हैं, क्लोरीन चले जाते हैं ना, अनस्टॉपेबल होता है, ये चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, जब तक सारे हाइड्रोजन ना हटा दे कार्बन से ही, है ना, लाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं। तो ओके, अनकंट्रोल्ड बोल सकते हो जिसको। तो क्या, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमेशा रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बनाएगा, या आर से पी, किसके लिए,
जीरो ऑर्डर के लिए देखने वाले हैं। क्लियर? ये एग्जाम्पल्स अभी हमने पढ़ा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग इनिशियल टाइम मान ले रहे हैं t इक्वल्स टू जीरो है ना, स्टार्टिंग टाइम। तो उस समय कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, ए नॉट, जिसको ए भी बोल सकते हैं हम लोग। प्रोडक्ट क्या रहा है, जीरो। एट टाइम t है ना, किसी टाइम t पे कंसंट्रेशन क्या है, ए टी। और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स है ना, प्रोडक्ट को b लिख देते हैं तो ज़्यादा आसानी होगा। तो इसका कंसंट्रेशन x बना होगा, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी टी, या फिर कैपिटल बी से t है ना, या पी टी भी लिख सकते हैं, पीटी लिखो, जैसा भी मर्जी हो। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम लोग ए नॉट को, क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्लियरेंस रेट, ठीक है, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो ए नॉट क्या है, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, जिसको हम लोग है ना ए नॉट से लिखें। और ए टी क्या है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। इनिशियल कंसंट्रेशन को और हम लोग ए भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब जो है एक्स टी, बी टी है ना, पी टी, जो भी बोल लो, सब क्या है, एनी टाइम टी पे कंसंट्रेशन। तो अब अगर जो हम लोग डिफरेंशियल रेट लिखें है ना फॉर रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन चेंज का, तो माइनस डी अपॉन डी टी लिखेंगे इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो। आप आर भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ऑफ डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू के रेट कॉन्स्टेंट आर टू द पावर जीरो। ओके, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही बस लिखने का तरीका है। अब कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे A यानी 1, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आएगा, 1। तो माइनस ऑफ डी ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, के इंटू डी टी, क्योंकि A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर जीरो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ ध्यान से, डी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ के डी टी। माइनस साइन को बस इधर ट्रांसपोज कर दिया, या बोलो दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन का एक फॉर्म है ना, जहाँ से इंटीग्रेट हम करेंगे। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाते हैं, इसको ए लिख रहा हूँ, या फिर आप डी ए लिखो, और माइनस ऑफ के डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे लिमिट होता है। अगर जो लिमिट यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, जीरो टू क्या लगाएंगे, टी है ना, किसी टाइम टी पे जहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। और अगर जो ऐसे ही रखोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट टर्म आता है। ओके, जैसा भी आपको ठीक लगे, मैं दोनों बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अगर जो इंटीग्रेशन को हम लोग लिमिट लगा दें जीरो से ए, यानी उसको फिक्स कर दें वैल्यू है ना, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, तो ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है और ए टी निकाल रहे हैं, जहाँ पे वो बचा कितना, और टाइम क्या लगा, जीरो से स्टार्ट किया तो टाइम टी तक, माइनस के को बाहर रखा क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टेंट, और डी टी। क्लियर है? तो ये आता ही होगा, अपने 11th में पढ़ा होगा। बस सिंपल इंटीग्रेट करो, डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा है ना, एक रिस्पेक्ट हो रहा है क्योंकि। तो ए कंसंट्रेशन और इसका क्या था, ऊपर और लोअर क्या था, ए नॉट से ए टी, ये सामने दिख रहा है देखो, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ के तो कांस्टेंट था तो बाहर, डी टी के लिए क्या आएगा, टी है ना, ये इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो जीरो टू टी इसका लिमिट है, ठीक है। लिमिट का आने का मतलब क्या है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया। ओके, तो देखो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, पता ही होगा, ऊपर वाले को रख के और नीचे वाले को रख के क्या करते हैं, माइनस। तो ए टी माइनस क्या हो गया, ए नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी माइनस जीरो करोगे तो टी बचेगा। क्लियर है ये? चलो मैं लिख देता हूँ, टी माइनस ऑफ जीरो। ओके, पूरा पूरा लिखा हुआ है सब चीज़। तो ए टी माइनस ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू क्या बन गया, माइनस ऑफ के इंटू टी बन गया। तो यही क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया। ओके, तो अब देखो ए टी इक्वल्स टू हम लोग लिख लेते हैं क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में। बताओ क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ के टी, और ए नोट इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस कंसंट्रेशन है वो सब, ए टी भी क्या है, कंसंट्रेशन है। तो ए टी इक्वल्स टू क्या बन गया, ए नॉट माइनस ऑफ के टी लिख सकते हैं। क्लियर है? ये आसान है, ठीक है। तो यही क्या आ गया, हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इससे हम लोग किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं और रेट कांस्टेंट। ओके, तो डिफरेंशियल से हमने क्या बना दिया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्लियर है ये? ओके, और ये किसके लिए हमने किया, 4 ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग आएगा, सबके लिए अलग अलग आने वाला है। ये हम 0 ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, ध्यान रखना। ओके, अगर जो देखो हमने क्या रखा, आर रखा रिएक्टेंट, तो कुछ नहीं बदलेगा, बस एक ही जगह क्या आता जाएगा, आर आता जाएगा, और सब कुछ सेम। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, के टी प्लस ऑफ सी आ जाएगा, कोई कॉन्स्टेंट टर्म। तो एट टाइम इक्वल्स टू जीरो है ना, जीरो नहीं, एट टाइम इक्वल्स टू क्या, जीरो, यानी जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ इनिशियल। तो आर की वैल्यू वहाँ पे क्या थी, आर नॉट। तो अगर जो इसको फर्स्ट मान के इसमें रख दें टी इक्वल्स टू जीरो, तो क्या बन जाएगा, आर इक्वल्स टू
आर नहीं, आर नॉट लिखेंगे, है ना। आर नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस ऑफ के इंटू 0 प्लस सी। ओके, तो देखो क्या बन गया ये, सी इक्वल्स टू माइनस आर नॉट। ठीक है, अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, फर्स्ट में रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस ऑफ आर नॉट। तो सेम वही है, देखो यहाँ पे जो हमने लाया था ए टी माइनस ऑफ ए नॉट या ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ऑफ के टी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहें तो लिमिट लगा करो या बिना लिमिट लगाए हुए करो। ओके, तो अब देखो अगर जो ए टी इक्वल्स टू हम ए नॉट माइनस ऑफ के टी की बात करें, इसका ग्राफ बनाएं तो ये कैसा दिखेगा, वाई और के और टी क्या है, के कांस्टेंट है, ए नॉट क्या है सी के जैसा और के क्या है एम के जैसा, टी क्या है वेरिएबल एक्स के जैसा मान लें, तो ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे एम स्लोप क्या है यहाँ पे माइनस एम है। ओके, तो देखो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ग्राफ कुछ इस टाइप से, तो इस डायरेक्शन में y और इस डायरेक्शन में x होता है, तो हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t या फिर r। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिखो आप, और यहाँ पे तो टाइम ही होगा। क्लियर है, तो अब देखो ये लाइन कुछ इस टाइप से आएगा, अरे जादू नहीं हुआ, जादू जादू हो जाओ जादू, हाँ स्ट्रेट लाइन है ना। ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, और जो इनिशियल पॉइंट होगा वो ए नॉट होगा या आर नॉट जिसको बोल सकते हो आप लोग, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये स्लोप है, स्लोप एक्चुअली में क्या बताएगा, माइनस ऑफ एम, है ना, निगेटिव स्लोप, यानी यहाँ पे क्या होगा माइनस ऑफ के, है ना, जो किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल जो स्लोप होता है। क्लियर है ये, तो अब देखो यहाँ पे स्लोप हमें, यानी हम इस वाले से डायरेक्टली क्या बता सकते हैं, रेट कांस्टेंट। स्लोप अगर जो हमें पता हो तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस के इक्वल, तो वहाँ से आ जाएगा। अगर जो हमें स्लोप दिया है तो हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो अगर जो बीच से शुरू हुआ तो ये क्या है, टी क्या एक्चुअली कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी को बताता है ना, ए टी का मतलब कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। ओके, तो ये तो हुआ क्या, रेट कांस्टेंट की बात। अगर हम लोग बात करें रिएक्टेंट की, तो हाफ लाइफ, है ना, हाफ लाइफ का क्या मतलब है, क्या बोल सकते हो, टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट टू डिकम्पोज, है ना, डिकम्पोज का और क्या बोल सकते हो, और रिड्यूस। ठीक है, यानी घट जाना, कहाँ तक घटना, टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, हाफ लाइफ क्या है, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन से घटकर हाफ हो जाना, यानी वो टाइम, जितना टाइम लगेगा उसको घटकर अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हाफ होने में। या फिर इसी को ऐसा डिफाइन कर सकते हो, टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू, कहाँ तक, टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर इनिशियल वैल्यू बोल सकते हो अगर जो कुछ और दिया हुआ है तो। ठीक है, तो अब देखो लेकिन ध्यान रखना ये कहाँ पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा इधर लिख देता हूँ डैश देके, कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है, देखो ये क्यों बोल रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं, देखो इसको समझना अच्छे से। कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/v लिखते हैं, है ना। तो अगर जो वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए, है ना, और मोल को क्या रखा जाए सेम, यानी कोई रिएक्शन ना करा जाए, जैसे गैस के लिए, ठीक है, फॉर गैस के लिए बात कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, n/2v। तो n/v को अगर जो इनिशियल कंसंट्रेशन Ci मान लें तो ये क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, है ना। यानी कि बिना रिएक्शन के हम लोगों ने क्या किया, कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, इसीलिए हम लोग ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे थे, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो अब टी हाफ, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ टाइम वो जहाँ से ए नॉट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन या आर नॉट बोल लो, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन उसका क्या हो जाए, हाफ, जो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन लिया, यानी A0/2 जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एट टी इक्वल्स टू क्या, टी हाफ जिसको हम लोग बोल रहे हैं। क्लियर, ये ए टी क्या हो जाए, A0/2 के इक्वल हो जाए या R0/2 के इक्वल हो जाए ना, आर। तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या, ए टी इक्वल्स टू A0 माइनस ऑफ के टी, तो ये हमने पढ़ा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो यहाँ पे अगर जो वैल्यू रख दें, है ना, या फिर ये देख लो आप, R इक्वल्स टू क्या होता है, R0 माइनस ऑफ के टी।
तो वैल्यू रख दो, बस सिंपल है और कुछ नहीं। तो हमें क्या मिल जाएगा, बहुत टाइम मिल जाएगा, जितने में क्या होगा, ये हाफ के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो टी हाफ क्या हो जाएगा, टाइम क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, a/2 आने वाला है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे और इसको लेफ्ट टू राइट ले जाओगे तो, पर मैं पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टी हाफ इक्वल्स टू यहाँ पे a0/2 बन जाएगा ना, माइनस करोगे तो, और यहाँ से k क्या आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर है। देखो एकदम एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ ताकि चीज़ें क्या आपको क्लियर हो। ओके, तो यही क्या आ गया, टी हाफ, अगर आर के वैल्यू में लिखोगे तो r0 हो जाएगा 2 के, दोनों एक ही है, बस लिखने का तरीका। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है इसलिए मैंने इसको ऐसे बता दिया, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ओके, यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं टी हाफ का जीरो ऑर्डर के लिए, ध्यान रखना ये किसके लिए बना रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए, तो टी हाफ वर्सेस अगर जो बनाए किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो अब ये दोनों साइड ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है टी हाफ किधर रखना चाहते हो, ठीक है। तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना, क्योंकि r0 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो y=mx के जैसा। तो आप जिधर भी रखो, टाइम इधर रखो या इनिशियल कंसंट्रेशन किधर भी रखो, क्लियर है। ग्राफ क्या आएगा, सेम ही आएगा, बस क्या आएगा, स्लोप में थोड़ा इधर उधर होगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा हम लोग क्या रखें, इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ लाइफ होने में, यानी रिड्यूस होने में, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, उतना ही ज़्यादा इसको टाइम लगने वाला है, हाफ लाइफ उतना ही ज़्यादा होगा। कहने का मतलब अगर जो 5 मोलर को 2.5 मोलर होने में आधा घंटा लग रहा है, तो अगर जो हमने 5 मोलर की जगह उसको क्या कर दिया, 10 मोलर कर दिया, तो अब वो जो आधा घंटा या 10 मिनट लग रहा था वो बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 घंटा या 20 मिनट हो सकता है। क्लियर है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ होने में क्या हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगने लगेगा। ओके, तो अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं हाफ का, तो बात कर लिया है ना। ये एंगल एक्चुअली क्या हुआ, ये भी देख लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बताओ, हाँ 1/2k, क्योंकि टी हाफ क्या था, a0/2k था। तो हाफ का तो हमने देख लिया। अब सपोज 100% यानी रिएक्शन क्या हो, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, यानी कि रिएक्टेंट टोटल किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, तो वो टाइम क्या होगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टी 100%। ठीक है, क्लियर है ये। तो मैं बस लिख दे रहा हूँ, मीन्स टी 100% का मतलब क्या है, टाइम व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम्स क्या, जीरो, या फिर टोटल का टोटल रिएक्टेंट क्या हो, प्रोडक्ट में। तो ग्राफ हटा देता हूँ, ऐसे लिखते हैं। ओके, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब ध्यान रखना, या ऐसा लिख देते हैं रिड्यूस, है ना, रिड्यूस टू जीरो, ज़्यादा अच्छा वर्ड है ये। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी रिएक्टेंट नहीं बचा, सारा का सारा क्या हो गया, खत्म। ओके, कुछ भी लेफ्ट नहीं है। तो बस अब इसको वैल्यू में रखो, एटी इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो, और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रेटेड लॉ, एटी इक्वल्स टू a0 माइनस ऑफ के टी। तो एटी तो जीरो हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन a0 और k रेट कांस्टेंट, और टाइम क्या है, 100% कंप्लीशन को बोल रहे हैं। तो t 100% क्या आ गया, a0 अपॉन क्या हो जाएगा, k। क्लियर है ये। तो ये देखो टी हाफ हमारा क्या आया था, a0 अपॉन 2k आया था। टी 100% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ है ना। अगर जो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, a0 अपॉन k बन जाएगा। क्लियर है। यानी हम लोग बोल सकते हैं टी 100% जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ टी 50% होगा, यानी 50% से जस्ट दुगना। तो अगर जो बात करें हम लोग यूनिट की, के रेट कांस्टेंट की यूनिट की, ऑल्दो हमने पढ़ लिया था क्या होता है, m⁻1 - n इंटू क्या होता है, पर सेकेंड बोल सकते हो जिसको, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जीरो ऑर्डर, n एक्चुअली क्या बताता है हमें, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताता है ना। और यहाँ पे जीरो ऑर्डर पढ़े हैं तो n इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। तो बस वैल्यू को वहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस जीरो क्या होगा, 1 ही होगा। तो क्या बन गया, मोलरिटी पर सेकेंड। ठीक है, या मोल लीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं ना, मोल पर लीटर सेकेंड, के का यूनिट आ गया। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो इस चीज़ को।
40% क्या दिया हुआ है गिवन, 40% कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स। 40% कंप्लीटेड का क्या मतलब है, 40% खत्म हो चुका है, बचा कितना है हमारे पास 60%। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना, ऑफ लिखेंगे ना यहाँ पे, ऑफ रिएक्टेंट बी ए, है ना, ए मान ले रहे हैं, स्मॉल ए कंसंट्रेशन को, ठीक है। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 40% कंप्लीशन मीन्स क्या होगा, इसका मतलब 60% इज रिमेनिंग। एकदम बेसिक से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि हर एक को समझ में आ जाए, जिसको समझ में आ रहा हो फास्ट करके देख लो इसको, ठीक है। 60% क्या है अब बचा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 60% ऑफ ए मतलब क्या हुआ 0.6 ए, सिंपल मैथ है, 60 इंटू ए बाई 100 करते हैं ना निकालने के लिए वैल्यू, 60% ऑफ ए का यही मतलब है। तो एट 80 इक्वल्स टू, मतलब एट नहीं है 80 है, 80 इक्वल्स टू क्या हो गया 0.6 ए। ओके, इसको क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट, और क्या इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होता है जीरो ऑर्डर का उसमें रख रहे हैं। क्लियर है ये, तो क्या बन जाएगा देखो 0.6 ए इक्वल्स टू ए नॉट, ए नॉट क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, माइनस ऑफ क्या के टी, ठीक है। ध्यान रखना टाइम कितना लगा था 20 मिनट, तो वहाँ पे टी की जगह 20 लिख दिया। क्लियर है, तो क्या बन गया देखो यहाँ पे अगर जो ले आए इसको लेफ्ट हैंड साइड में, तो k इंटू 20 इक्वल्स टू ए माइनस ऑफ 0.6 ए, यानी k इक्वल्स टू क्या बन गया 0.4 ए हो जाएगा, है ना, अपॉन 20, टाइम को डिवाइड कर दिया। क्लियर है ये, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से हम लोगों को क्या चाहिए, जब ये क्या हो गया हो 80% कंप्लीट, वी हैव टू फाइंड 80% कंप्लीशन, मतलब जब 80% कंप्लीट हुआ तो उसका टाइम उतना कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर है ये, तो इसका मतलब क्या होगा फिर 20% बचा होगा। ओके, तो एट 20% ऑफ ए इक्वल्स टू क्या, अच्छा 20% 80 60% था ना, 60% और यहाँ पे क्या, तो बचा कितना रह जाएगा 40%, टोटल क्योंकि 100% है, तो 40% ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.4 ए, यानी इतना क्या होगा 60% कंप्लीट होने पे बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो बस वही वाले वैल्यू में रख दो, 0.4 ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए नॉट, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस ऑफ के टी, के की वैल्यू हमने निकाला था तो यहाँ पे रख देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, तो ए माइनस ऑफ 0.4 ए हो जाएगा, 0.6 से बन जाएगा, और टी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 0.6 ए अपॉन के, यानी के की वैल्यू क्या थी 0.6 ए अपॉन के की वैल्यू हमने जस्ट निकाला, देखो लिखा हुआ है 0.4 ए, और 20 क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ए से ए कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 4 पच्चे 20 होता है, और 6 पच्चे कितना होता है 30 मिनट, यानी 30 मिनट लगेगा इसको 80 नहीं 60% कंप्लीट होने में, कहाँ से जीरो से, ध्यान रखना इसको। ओके, अगला क्वेश्चन ये देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और 100 सेकेंड हाफ लाइफ है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 5 मोलर, तो हमसे रेट कांस्टेंट पूछा है, ठीक है, और रिएक्शन 2A से प्रोडक्ट दिया है, तो सॉल्यूशन इसका देखो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ DA अपॉन DT, और 2 आएगा। ध्यान रखना यहाँ पे अब स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो गया है 2, तो K क्या होगा हमारा रेट कांस्टेंट। क्लियर है, और यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हम लोग कुछ, क्योंकि बताओ, हाँ जीरो है ऑर्डर है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमने जो भी पढ़ा था कैलकुलेशन रिएक्टेंस से प्रोडक्ट वाला, वहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था 1, पर यहाँ पे क्या है 2 है, इसलिए माइनस ऑफ DA अपॉन DT लिखना पड़ेगा, और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ DA अपॉन DT इक्वल्स टू 2K, और एक्चुअली माइनस ऑफ DA अपॉन DT है क्या, डिसअपियरेंस ऑफ क्या है A, है ना, तो क्या होगा रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ A, KA लिखते हैं हम लोग इसको। क्लियर, ये हमने पढ़ा था पीछे थ्योरी में, आप इसको एक बार देख लेना, वीडियो को लिंक आपको मिल जाएगा या फिर सर्च कर लेना आप। तो 80 इक्वल्स टू क्या होता है, हमने क्या पढ़ा ए नॉट माइनस ऑफ के टी, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ए के लिए देख रहे हैं ना, रिएक्टेंट ए के लिए, तो के ए लिखा इसलिए। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है ए नॉट बाई 2, पर यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 5 मोलर, तो 5/2 क्या हो जाएगा बताओ टी हाफ, है ना, तो टी हाफ की वैल्यू हमें दी हुई है कितना 100 सेकेंड। ओके, और 5 मोलर कंसंट्रेशन है,
तो टी हाफ इक्वल्स टू हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं ए नॉट अपॉन 2k। तो ए नॉट नहीं क्या 2ka इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन टी हाफ, है ना, वैल्यू लिख देते हैं क्या सीधा, चलो टी हाफ लिख रहे हैं। तो ए नॉट की वैल्यू क्या है 5 मोलर, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन, और टी हाफ की वैल्यू क्या है 100। अच्छा 2k लिखने का फ़ायदा नहीं हुआ, मैं सोच रहा था कि 2k इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख देंगे सीधा, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे इंटू 2 और इंटू 2 कर देते हैं ना, यहाँ से 2 हटा के, तो ये क्या बन गया 5.025, है ना, ka की वैल्यू आ गई। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट k चाहिए, तो वो क्या है बताओ, 2k इक्वल्स टू k डिसअपियरेंस है ना, k इक्वल्स टू क्या बन जाएगा देन ka अपॉन 2। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ k क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, जो कि हमें पता करना था, है ना, और ka क्या था, डिसअपियरेंस ऑफ a। तो देखो ka की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं 5/100 इंटू 2 लिख रहे हैं ताकि आसानी से कैलकुलेट हो जाए और कुछ नहीं, और यहाँ पे 2 एक और आया डिवाइड में। तो देखो 5/4 क्या होता है 1.25, तो 0.0125 बन गया, यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारे लिए क्या आ गई 0.0125। साइंटिफिक में लिखें तो 1.25 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। ओके, मोलर पर सेकेंड यूनिट होगा इसका, है ना, 100 सेकेंड ही दिया हुआ था। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम लोग सारी चीज़ें फर्स्ट ऑर्डर का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।